नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से साइप्रस, कनाडा और क्रोएशिया की 5 दिवसीय यात्रा पर होंगे। अहमदाबाद में एयर इंडिया विमान दुर्घटना की जांच के लिए सरकार ने उच्च स्तरीय बहुविषयक समिति गठित की। मृतकों की संख्या बढ़कर 254 हो गई है। इस महीने की 20 तारीख को कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू होगी। तीर्थयात्रियों का पहला जत्था कल गैंगटॉक पहुंचेगा। ईरान ने यरूशलेम और तेल अवीव के ऊपर मिसाइलों के जरिए इसराइल पर जवाबी हमला किया। अमेरिका के साथ परमाणु वार्ता से हाथ खींच लिया। शूटिंग में सुरुचि सिंह ने जर्मनी के म्यूनिख में ISSF विश्व कप के महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल में भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलाया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से साइप्रस, कनाडा और क्रोएशिया की 5 दिवसीय यात्रा पर रहेंगे। साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलिडिस के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री मोदी कल साइप्रस की आधिकारिक यात्रा करेंगे। अपनी यात्रा के दूसरे चरण में कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के निमंत्रण पर श्री मोदी 16 जून को कनाडा के कोनानास्किस जाएंगे और G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। अपनी यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी 18 जून को क्रोएशिया की आधिकारिक यात्रा करेंगे। सरकार ने गुरुवार को अहमदाबाद से लंदन जा रही एयर इंडिया की फ़्लाइट AI 171 से दुर्घटनाग्रस्त होने के कारणों की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय अनुशासनात्मक समिति का गठन किया है। सोशल मीडिया पर नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कहा है कि समिति मौजूदा मानक संचालन प्रक्रियाओं और ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए उससे निपटने के जारी दिशा निर्देश की जांच करेगी। ये भविष्य में ऐसी घटनाओं से निपटने के लिए व्यापक दिशा निर्देश भी सुझाएगी। इस बीच विमान दुर्घटना की जांच चल रही है और कई एजेंसियां जांच में शामिल हो गई है। इस दुर्घटना में विमान में सवार 241 लोगों सहित कम से कम 254 लोगों की मौत हो गई है। गृह राज्य मंत्री हर्ष सांघवी ने गांधीनगर में FSL में गुजरात फॉरेंसिक साइंस एक्सपर्ट्स टीम के साथ समीक्षा बैठक की। मंत्री ने DNA परीक्षण प्रक्रिया की समीक्षा की है। मीडिया से बात करते हुए मंत्री ने कहा है कि DNA मिलान में तेजी लाने के लिए गुजरात से 36 फॉरेंसिक विशेषज्ञ 24 घंटे काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र ने भी टीम की सहायता के लिए फॉरेंसिक विशेषज्ञों की एक टीम भेजी है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने आज प्रतिबंधित संगठन हिज़्ब उत तहरीर से जुड़े आतंकी साजिशें शामिल में मध्य प्रदेश और राजस्थान में कई जगहों पर छापेमारी की। NIA ने एक बयान में कहा है कि हिज़्ब उत तहरीर और उसके सदस्यों की गतिविधियों की जांच के तहत भोपाल में 3 और झालावाड़ में 2 जगहों पर गहन तलाशी की गई है। तलाशी के दौरान NIA की टीमों ने कई डिजिटल डिवाइस जब्त की। मामले की जांच अभी जारी है। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने आज कहा है कि योग विश्व कल्याण के लिए भारत की आकांक्षा का प्रतिनिधित्व करता है। नई दिल्ली में वैश्विक योग शिखर सम्मेलन योग कनेक्ट में बोलते हुए उन्होंने कहा कि मानवता वर्तमान में दुनिया भर में विभिन्न चुनौतियों का सामना कर रही है और उन्होंने कहा है कि योग वैश्विक शांति के लिए भारत की ओर से दुनिया को एक उपहार और विरासत है। इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य योग और कल्याण के उभरते परिदृश्य के बारे में संवाद, सहयोग और विचारों के आदान प्रदान के लिए एक वैश्विक मंच के रूप में काम करना है। मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट अंडर ग्रेजुएट 2025 के नतीजे आज नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा घोषित कर दिए गए हैं। स्कोर कार्ड परीक्षा की आधिकारिक वेबसाइट ntaneet.nic.in पर उपलब्ध है। उम्मीदवार अपने स्कोर कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं और आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से मेरिट सूची देख सकते हैं। राजस्थान के महेश कुमार ने पहला स्थान प्राप्त किया, जबकि मध्य प्रदेश के उत्कर्ष अवधिया और महाराष्ट्र के कृष्णांज जोशी क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे हैं। कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए तीर्थयात्रियों का पहला जत्था कल गैंगटॉक पहुंचेगा। सिक्किम सरकार ने उनके स्वागत के लिए सभी तैयारियां कर ली है। 5 साल के अंतराल के बाद इस महीने की 20 तारीख को कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू होने जा रही है। पर्यटन और नागरिक उड्डयन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव CS राव ने आकाशवाणी संवाददाता से बात करते हुए कहा है कि सरकारी अधिकारियों के साथ 35 यात्रियों का पहला जत्था कल गैंगटॉक पहुंचेगा। इस महीने की 20 तारीख को मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग नाथुला में यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। श्री राव ने कहा है कि तीर्थयात्रियों को सभी चिकित्सा और अन्य ज़रूरतों को पूरी की जाएगी।
ईरान और इजराइल ने अपने लंबे समय से चले आ रहे शत्रुतापूर्ण संबंधों को नाटकीय रूप से बढ़ाते हुए भारी मिसाइल हमलों का आदान प्रदान किया है। संघर्ष शुक्रवार की सुबह और बढ़ गया जब इजराइल ने अधिकारियों द्वारा अब तक का सबसे बड़ा हवाई हमला किया, जिसमें ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों पर हमला किया गया, जिसे अभूतपूर्व माना जा रहा है। जवाबी कार्रवाई में ईरान ने तेल अवीव और मिसाइलों की बौछार की है, जिससे उसे एक आश्चर्यजनक हवाई हमला बताया जा रहा है। ईरान ने परमाणु मुद्दे पर वॉशिंगटन और तेहरान के बीच वार्ता से हाथ खींच लिया है। ईरान ने कहा है कि इसराइल के अब तक के सबसे बड़े सैन्य हमले के बाद तेहरान के परमाणु कार्यक्रम पर अमेरिका के साथ वार्ता निरर्थक है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघई का कहना है कि वार्ता और इसराइल को ईरान के क्षेत्र को निशाना बनाने की अनुमति एक साथ नहीं हो सकती। ईरान ने पहले अमेरिका पर इसराइल के हमलों की मिलीभगत का आरोप लगाया था, लेकिन वॉशिंगटन ने इस आरोप को इनकार किया। अमेरिका ईरान परमाणु वार्ता का छठा दौर कल ओमान में मस्कट में होने वाला है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ईरान में भारतीय नागरिक और भारतीय मूल के लोग जिन्हें मदद की ज़रूरत है, वे ईरान में भारतीय दूतावास के आपातकालीन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। नंबर है 9128109115 और 9128109109। इस बीच इसराइल ने भारतीय दूतावास में आज एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें इसराइल में सभी भारतीय नागरिकों से सतर्क रहने और क्षेत्र में मौजूदा स्थिति के मद्देनज़र इसराइली अधिकारियों और होम फ्रंट कमान द्वारा बताए गए सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने का आग्रह किया गया है। किसी भी आपात स्थिति में लोग दूतावास की 24/7 हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर है 97254752071 और 972543278 और ईमेल है cons1.telaviv@mea.gov.in। अमेरिका में लॉस एंजलिस में संघीय भवन की सुरक्षा के लिए लगभग 200 अमेरिकी मरीन तैनात किए गए हैं। सेना ने कहा है कि यह कदम शहर में मौजूदा प्रशासन के आव्रजन छापों के खिलाफ एक सप्ताह के विरोध में प्रदर्शन के बाद उठाया गया है। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कैलिफोर्निया में गवर्नर गेविन न्यूसोम और अन्य स्थानीय अधिकारियों की आपत्ति के बावजूद लॉस एंजलिस क्षेत्र में 4000 से अधिक नेशनल गार्ड सदस्यों और लगभग 700 सक्रिय ड्यूटी मरीन को भेजने का निर्णय लिया था। उत्तरी पश्चिम भारत में आने वाले दिनों में लू की स्थिति में सुधार होने का आशंका है। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए भारतीय मौसम विभाग IMD के वैज्ञानिक नरेश कुमार ने कहा है कि इस क्षेत्र में देर शाम पंजाब, हरियाणा और दिल्ली NCR के कुछ हिस्सों सहित गरज के साथ बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। इस बीच IMD ने आज भीषण लू के चलते राजस्थान, पंजाब और हरियाणा के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। IMD ने अगले 2 दिनों के लिए तटीय कर्नाटक, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, केरल, कोंकण और गोवा में अत्यधिक भारी बारिश के चलते रेड अलर्ट जारी किया है। इधर ईटानगर मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश के 17 ज़िलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार इन ज़िलों में अलग अलग स्थानों पर गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि आज दुनिया भारत को न केवल एक गंतव्य के रूप में देख रही है, बल्कि एक ज्ञान भागीदार के रूप में भी देख रही है। आज मुंबई में आयोजित महाराष्ट्र में परिसर स्थापित करने के लिए 5 विदेशी विश्वविद्यालयों के LOI अनुदान समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने इस कार्यक्रम को विकसित भारत की यात्रा में एक मील का पत्थर बताया और इस बात पर जोर दिया है कि शिक्षा देश के लिए एक सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित करेगी। उन्होंने जोर देकर कहा है कि महाराष्ट्र लंबे समय से उद्यम और ज्ञान में अग्रणी रहा है और अब शिक्षा क्षेत्र में भी अग्रणी बनकर उभरेगा। निशानेबाजी में भारत की सुरुचि सिंह ने जर्मनी के म्यूनिक में ISSF विश्व कप में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल में स्वर्ण पदक जीता। सुरुचि ने कल एक रोमांचक फाइनल में ISSF विश्व कप में लगातार तीसरा व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने के लिए मजबूत क्षेत्र पर अपना दबदबा बनाया। वह स्वर्ण पदक ISSF विश्व कप के मौजूदा संस्करण में भारत का पहला शीर्ष पोडियम फिनिश है। इससे पहले राइफल स्पर्धा में एलावेनील वलारिवन और स्विफ्ट कौर समरा ने कांस्य पदक जीते। इस जीत के साथ प्रतियोगिता में भारत के पदकों की संख्या 3 हो गई है, जिससे वे समग्र स्टैंडिंग में 5वें स्थान पर पहुंच गए हैं।
इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।